हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नया वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे क्लास 9 का साइंस, और आपका जो चैप्टर है वो है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि आपका बल क्या होता है, बल यानी कि फोर्स किसे कहते हैं, और आपका न्यूटन का जो गति का नियम है वो कितना है। ठीक है, यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए क्लास 8 में जो है ना, आपने पहले ही पढ़ा होगा बल के बारे में, यानी कि फोर्स के बारे में क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 8 में फोर्स के बारे में आपने ये पढ़ा था कि द पुश और पुल इन अ बॉडी इट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को खींचना या धकेलना को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में यहाँ क्या है कि फोर्स इज अ फिजिकल फैक्टर व्हिच व्हेन अप्लाई ऑन अ बॉडी देन इट्स चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी और पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि फोर्स एक आपका क्या है, फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर का मतलब ये हुआ कि एक आपका भौतिक कारक है। ठीक है, जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में जब ये लगती है तो लगने के बाद क्या करेगी ना, उस ऑब्जेक्ट का यानी कि वस्तु का जो पोजीशन है, अवस्था, ठीक है, स्टेट, उसको वो चेंज करेगा, या तो वो चेंज करता हुआ क्या करेगा, ट्राई करेगा, चेंज करने का कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब बल एक भौतिक कारक है, जब किसी वस्तु में लगती है तो उस वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करती है या तो परिवर्तन करने की चेष्टा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, यानी कि उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि अभी ये आपका मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इस मार्कर में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो रही है, इसकी अवस्था पोजीशन हो रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, जैसे कि देखिए ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी इस पे हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो देखिए अभी इसका स्टेट में चेंज होगा, यानी कि इसका जो अवस्था है, अभी ये विराम में है, अभी इस जगह पर है। देखिए अभी इसको हम फोर्स लगाएं तो ये अभी उधर चला गया। ठीक है, मतलब इसका पोजीशन क्या होगी, चेंज हो गया। तो फोर्स जब किसी भी वस्तु में लगेगा तो उसका जो पोजीशन है उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, या तो चेंज करने का कोशिश करेगा। और चेंज करने की कोशिश करेगा का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये जो बोर्ड है आपका, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, फिक्स है यहाँ पर। चलिए अब इसको हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं तो इसका पोजीशन को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बट ये चेंज करने का कोशिश कर रहा है। जब इसमें बल लग रहा है तो इसका स्टेट चेंज होने का पोजीशन, मतलब पोजीशन को चेंज करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से, ये आप किसी दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब आप किसी दीवार पे आप फोर्स लगाइएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि दीवार पे फोर्स लगाने से दीवार तो आपका स्टेट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, दीवार तो वहीं पे रहेगा लेकिन चेंज करने का कोशिश करेगा। ठीक है ना, और कोई अगर छोटी मोटी चीज है, अगर वहां पे आप फोर्स लगाते हैं तो फिर उसका स्टेट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया। आगे कह रहा है कि आपका फोर्स की जो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, यानी कि क्वांटिटी आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपका होता है स्केलर क्वांटिटी और एक आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक आपका होता है स्केलर और एक क्या होता है आपका वेक्टर। ठीक है, स्केलर और वेक्टर में आपका ये होता है कि स्केलर में सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिमाण होता है, और वेक्टर में क्या होता है, जिसमें आपका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, देखिए यहाँ पे दो चीज बता रहे हैं, एक हो रहा है आपका मैग्नीट्यूड और एक हो रहा है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है ना, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिमाण होता है। ठीक है ना, और जो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें आपका डायरेक्शन होता है। तो फोर्स में आपका दोनों होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ठीक है, उसका वैल्यू हो रहा है, और हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना वो भी पता चलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ फोर्स लगाते हैं तो हम अंदर की ओर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर हम इस मार्कर को ऐसा रख करके हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम उस तरफ आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन भी है, कितना फोर्स लगा रहे हैं वो अमाउंट भी है और डायरेक्शन भी है, तो दोनों हो गया, तो इसलिए क्या है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे है आपका कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, मतलब ये हुआ कि फोर्स का जो आपका एसआई यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और इसको हम लोग एन से लिखते हैं। ठीक है, अब ये न्यूटन एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए जैसे कि आपका मास हो गया तो मास का किलोग्राम होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है। ठीक है, तो वैसे ही इसको हम लोग न्यूटन से मापते हैं। बल को किससे मापते हैं हम लोग, न्यूटन से मापते हैं। लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर में। बल को किससे मापते हैं, न्यूटन में। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कह रहा है कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। देखिए क्या है कि ये यूनिट है आपका, ठीक है, जैसे कि ये आपका हो गया आपका एसआई यूनिट। ठीक है, ये आपका है सीजीएस यूनिट। ठीक है, यूनिट आपका और भी बहुत से टाइप की होती है, क्लास 11 में आपको पढ़ना है, पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही पढ़ना है आपको। एसआई यूनिट पढ़ना है, सीजीएस यूनिट पढ़ना है, एमकेएस यूनिट पढ़ना है, और भी बहुत सारा यूनिट पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपको और भी टाइप्स की यूनिट होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको हम एक एसआई यूनिट बता दिए फोर्स का, और एक बता रहे हैं आपको सीजीएस यूनिट। ठीक है,
देखिए सीरियस यूनिट ऑफ जो फोर्स होता है ना वो आपका क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। ठीक है, याद रखिएगा, डी वाई एन ए, डाइन। डाइन क्या होता है आपका, सीरियस यूनिट होता है आपका फोर्स का, ये कुछ और चीज नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज की, एक न्यूटन जो होता है आपका कितना बराबर होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक न्यूटन जो होता है ना आपका 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और उसी तरह से अगर एक डाइन देखिए हम कितना बराबर होता है, तो एक डाइन तो आपका होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए चेंज क्या हुआ, जैसे कि आपका केजी था यहाँ पर और यहाँ पर ग्राम आ गया, तो ये चेंज हुआ। यहाँ मीटर था या सेंटीमीटर आ गया, और सेकंड का आपका क्या है, सेकंड ही है आपका। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है वो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि बल का आपका जो सूत्र होता है वो आपका द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या होता है आपका, एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण, जहां पर एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, और ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मतलब वस्तु का त्वरण। ठीक है ना। चलिए ये चीजें समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया रहेगा कि अगर किसी, मान लीजिए कोई वस्तु है आपका, ठीक है, आपका वस्तु है, मान लीजिए 5 kg वस्तु है। कितना वस्तु है, 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है। 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें अगर आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, और कितना फोर्स लग रहा है ये पता नहीं है, और फोर्स लगने के बाद उसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताइए फोर्स कितना होगा इसमें, यानी कि कितना फोर्स हमने लगाया 5 kg ऑब्जेक्ट में, कितना फोर्स लगाया कि 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि त्वरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, सिंपली F इक्वल टू एम कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 न्यूटन। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का जो आपका फॉर्मूला है ना उससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपका जैसे कि F इक्वल टू एम है, तीन को चीज है यहाँ पे, तो तीन को में से कोई भी दो को दिया रहेगा तो तीसरा निकलेगा। अगर आपका यहाँ फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा दिया रहेगा कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स किसी 5 kg ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है, कितना, अगर 10 न्यूटन का फोर्स किसी 5 kg का ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो फिर वही पुट करेंगे F इक्वल टू एम में, तो यहाँ से ए निकल जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या होगा, F बाय एम। ठीक है, F हो गया 10/5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, या अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछता कि अगर 5 न्यूटन का, सॉरी 10 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगता है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताइए ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा। ठीक है ना, एम निकालना, तो एम बराबर F बाई ए हो जाएगा। वहाँ पे F यहाँ पर 10 दिया रहेगा, ए रहेगा आपका 2, काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपका फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे है आपका इनर्शिया, इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं इसको, जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया को हम लोग कहते हैं हिंदी में जड़त्व। ठीक है, देखिए इनर्शिया क्या होता है, कह रहे कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स पोजीशन, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, मतलब इनर्शिया किसी वस्तु का ऐसी गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहती है। ठीक है, अपना स्टेट को नहीं बदलना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया यानी कि जड़त्व आपकी 3 प्रकार की होती है। पहला आपका है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी आपका रेस्ट में है तो बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल बी एट रेस्ट फॉरएवर, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये तो हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कोई भी चीज रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहता है। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। दूसरा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी आपका मोशन में रहेगा तो वो मोशन में ही रहेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। ठीक है ना, यानी कि इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट विल बी इन मोशन फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए वो आपका क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा। ठीक है, जैसे कोई आपका प्लैनेट्स है, ठीक है, मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहता है। ठीक है ना, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी आपका क्या करती है कि किसी भी एक डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। ठीक है, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन या फिक्स डायरेक्शन देन इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन या इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स पाथ, इट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, बहुत ऊपर से गिर रहा है ग्रेविटी के कारण, ठीक है, तो गिरेगा तो वो सीधा गिरेगा, ऐसा नहीं कि बीच में का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, इधर उधर चला जाएगा, वैसा नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा, एकदम सीधा गिरेगा। जैसे कि मान लीजिए ऊपर से कुछ गिरा दिया गया, मान लो रॉकेट वॉकेट कुछ हो गया, ठीक है, और वहां से गिर रहा है, तो गिर रहा है तो एकदम वो जहां से गिरना शुरू हुआ तो सीधा ही गिरेगा, वैसा नहीं कि बीच में कहीं अगर घर और है तो बोलेगा नहीं भैया घर इधर नहीं गिरेंगे, हम सब तरफ गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एकदम सीधा गिरता है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। जैसे गोली हो गया, बंदूक की गोली अगर आप किसी को
बंदूक से जब कोई गोली निकलती है ना, तो वो भी एकदम पूरा फुल स्पीड में निकलता है, तो एकदम सीधा जाता है, ठीक है? अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी इधर आदमी नहीं है, चलो इधर साइड होके चल जाएँगे, ठीक है? वैसा नहीं होता है, ठीक है? ये तो हो गया आपका। आगे देखिए क्या है आपका मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग इसको हिंदी में संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संवेग, मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या कह रहे थे? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है? यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, सॉरी संवेग कहते हैं, ठीक है? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम यानी कि संवेग कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको हम लोग लिखते हैं पी से। किसे लिखते हैं हम लोग? पी से। हालांकि मोमेंटम एम से शुरू होता है, लेकिन इसको पी से लिखते हैं, ठीक है? एंड इट इज एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। इसका जो आपका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? और इसका फॉर्मूला होता है आपका P इक्वल टू एम बी। P इक्वल टू एम बी, वेर एम इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना? देखिए यहीं से इसका यूनिट निकला है। देखिए m का मास है तो मास का केजी हो गया, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, तो हो गया केजी मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे लिखा हुआ कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये वहाँ की संवेग जो होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी माने कि सदिश राशि होती है, ठीक है? अब यहाँ पे इस ये जो फॉर्मूला है इससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? आपका मास दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना? और आपका वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि 5 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? कितना का ऑब्जेक्ट है? मान लीजिए आपका 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, और आपका वेलोसिटी दिया हुआ है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी दिया है। अब पूछेगा आपका मोमेंटम कितना होगा, पी कितना होगा, ठीक है ना? तो मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे, सिंपली गुना कर देंगे। जैसे कि आपका फोर्स का हुआ वैसे इसका भी होगा, ठीक है? 5 टू 10 हो जाएगा, और यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड लगाना है, ठीक है ना? तो इस तरह से मोमेंटम का हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया ना आपको? तो यहाँ पर अगर आपका मोमेंटम दिया हुआ रहेगा, मास रहेगा, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर मोमेंटम और वेलोसिटी दिया है तो मास निकलेगा, मास और वेलोसिटी दिया है तो मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है ना? तीनों में से कोई भी दो को दिया हुआ रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में कुछ और चीज समझते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई आपका मान लीजिए यहाँ पर देखिए मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है? यानी कि मास पे और वेलोसिटी पे। तो देखिए अगर हम मास को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो भी मोमेंटम घटेगा। अगर मास को घटाएंगे तो मोमेंटम घटेगा, और वेलोसिटी घटाएंगे तो मोमेंटम घटेगा, ठीक है? अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है? मोमेंटम देखिए जैसे कि कोई कोई एक ईंटा है, ठीक है? मान लीजिए कोई ब्रिक्स है, ठीक है? क्या है? कोई ब्रिक्स है, ठीक है? BRICK, ब्रिक्स यानी कि ईंटा, ठीक है? ठीक है ना? चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा मोमेंटम को क्या होता है। कोई ईंट है, ठीक है ना? तो जब किसी ईंट को हम क्या करते हैं, सिंपली मतलब नॉर्मल तरीके से एकदम रख देते हैं इस तरह से, किसी के सर के ऊपर में ऐसे करके, मतलब ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है? रख देना है, मतलब ऐसे रख देना, ठीक है ना? ठीक है? तो जब किसी के सर में अगर एगो ब्रिक्स रख देंगे एगो, ठीक है ना? तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब उतना दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? चलिए अब हम क्या करते हैं, उस ईंट को पूरा ऊपर से, ठीक है, बहुत हाइट से एकदम उसका हाइट से क्या करेंगे? छोड़ देंगे वहां से, ठीक है ना? छोड़ देंगे तो पता है क्या होगा? आपको पता ही है क्या होने वाला है, ठीक है? सर फूट जाएगा उसका, ठीक है? अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है? देखिए जब आपका ईंट एकदम धीरे धीरे से स्लोली से यहाँ पर सिर्फ रख देंगे, ठीक है ना? तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो बॉडी का ईंट यानी कि बॉडी हो गया आपका, ठीक है ना? तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो जब आप मोमेंटम निकालिएगा तो 5 इंटू जीरो करेंगे तो कितना आएगा? फाइनली आपका ये जीरो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो मोमेंटम आया वो जीरो आया, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या हुआ कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है? मोमेंटम जीरो है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन जब उस सीट को क्या करेंगे हम ना, कुछ हाइट से गिराएंगे, ठीक है? मान लीजिए बहुत हाइट से गिराएंगे तो बॉडी में वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है? तो मान लीजिए वेलोसिटी आपका जितना भी आएगा, सपोज दैट आपका वेलोसिटी आपका मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है? तब जब उसका हम मोमेंटम निकालेंगे तो 5 10 जो कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 केजी मीटर पर सेकंड जब आपका मोमेंटम आ गया, वैल्यू आ गया 50। पहले था आपका वैल्यू जीरो, जीरो माने क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है? तो अब आपका 50 आ गया, ठीक है? तो जब 50 का जो मोमेंटम से गिरेगा यहाँ पे, तो क्या करेगा? वहां पे हर्ट करेगा, मतलब कि चोट पहुंचाएगा, ठीक है ना? तो यही होता है आपका मोमेंटम, ठीक है? समझ में आ गया नहीं? अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि कोई आपका मान लीजिए कोई ट्रक है, ठीक है? तो कोई ट्रक है अगर, और वो ट्रक क्या करता है, किसी मान लीजिए किसी साइकिल वाला को या किसी दूसरे बाइक वाला को ठोक दिया, ठीक है? स्पीड मारा था, ठोक दिया, ठीक है? तो क्या होगा? उसका चौपट कर देगा, ठीक है ना? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक तो मास उसका बहुत ज्यादा है, और मोमेंटम भी क्या हो जाएगा उसका? बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए। और अगर स्पीड में आएगा तो, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई साइकिल वाला किसी को ठोकता है, ठीक है, तो उतना कुछ डैमेज नहीं करेगा। कारण ये है कि साइकिल वाला का कितना ही उसका मोमेंटम होगा? थोड़ा कम होगा, ट्रक की तुलना में तो बहुत कम होगा ना।
क्योंकि उसका मास भी कम होता है, ठीक है। मास कितना होगा, जितना होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। 30-40 किलो साइकिल का वजन होगा, ठीक है। और वेलोसिटी कितना ही रहेगा, ट्रक का तो उतना रहेगा नहीं। ट्रक का स्पीड लगभग 40 या 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है, साइकिल उतना चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है ना, वो ज्यादा पहुंचाता है। ये आपका मोमेंटम हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, आगे है आपका मास के बारे में। क्या होता है यहाँ पर, बार बार यहाँ पर मास लिख रहे जहाँ था, ठीक है, मास का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मास क्या होता है, ठीक है। देखिए मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, द्रव्यमान, ठीक है। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, मास द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, इट इज कॉल्ड इट्स मास, ठीक है। मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी में, ठीक है, बॉडी हो, मैटर हो, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है। तो कोई भी बॉडी में उसमें कितना पार्टिकल्स बना हुआ, कितना पार्टिकल्स है उसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये हमारे जितना बड़ा एक बॉडी है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ है, इस तरह से बहुत सारा पार्टिकल्स है, ठीक है ना। समझ में कि नहीं आ रहा है, बहुत सारा मैटर है इसमें। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत सारा उसका टुकड़ा 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 पार्टिकल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये कितने बहुत सारे पार्टिकल्स से बने, कितने मैटर कितना है इसमें, ठीक है। नंबर वही उसका क्या होता है, मास होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर है इसमें, कितना पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है ना। वही उसका क्या होता है, मास होता है ना, ठीक है ना। यानी कि किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को, कितना पदार्थ है उसमें, ठीक है ना, कम है या ज्यादा है, जितना ही पदार्थ है ना, उसी पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, मैटर का मास कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि इट इज डिनोटेड बाय एम, यानी कि इसको हम लोग एम से लिखते हैं, बिकॉज एम पर मास होता है, ठीक है। आगे है कि इसका एस आई यूनिट ऑफ मास इज केजी, यानी कि इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है ना, वो केजी होता है। और केजी को हम लोग किलोग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, किलोग्राम, ठीक है। एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन आपका नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अब बोलिएगा कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे कि आप दुकान गए, ठीक है, दुकान में आलू खरीदने जाइएगा, ठीक है। तो जब आप दुकान में आलू खरीदने के लिए गए, तो वहां पर आप बोलते हैं कि भाई मुझे 2 किलो आलू दो, या 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ठीक है। वहां पर सिर्फ आप परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, कि भाई मुझे 2 किलो आलू दीजिए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर क्या यूज किया आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि जैसे कि 2 किलो, कोई पूछेगा दुकानदार आपसे कि कितना देंगे, कितना, तो कितना का जो आंसर होगा वो कितना होगा, आप जितना लीजिएगा, मान लीजिए आप 2 किलो लीजिएगा, ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा, 2 किलो, ठीक है, 2 केजी, ठीक है। वहां पर सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड हो रहा है, यानी कि अमाउंट, परिमाण हो रहा है, डायरेक्शन नहीं हो रहा है। कि आपसे पूछेगा कि आप किस डायरेक्शन में देंगे, वो तो नहीं पूछेगा ना, वो तो नहीं पूछेगा। समझ में कि नहीं आ रहा है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा होगा क्या कि भाई किस डायरेक्शन में, हाँ बताइए, 2 किलो लीजिएगा, किस डायरेक्शन में लीजिएगा, तो आप बोलिएगा भाई हमको 2 किलो आलू पूरब में दो, ठीक है, ऐसा बोलिएगा। या 2 किलो आलू हमको पश्चिम में दो, ठीक है, नहीं बोलिएगा ना ऐसा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, वो तो आपका स्केलर हो गया। लेकिन फोर्स का क्या बताएं, वेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे, जैसे कि मार्कर का क्या मुझे खोलना है, ठीक है, तो खोलना है, तो भाई जैसे कि अगर हम खोलना है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें फोर्स लगाने बोलेगा, ठीक है। तो चलो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, क्या खुल जाएगा, खुल जाएगा क्या, नहीं खुलेगा ना। तो फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि आपने बोला, मान लीजिए कि सर आप फोर्स लगाइए, खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ खुल रहा है, खुल भी नहीं कर रहा है, कहाँ खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, ठीक है। फिर आप बोलिएगा सर इसको अपनी तरफ फोर्स लगाइए, ठीक है, मैंने आप आपकी तरफ खींचिए, इसको खींचो, खींच दिए, ठीक है, खुल गया। यानी कि फोर्स में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, साथ में डायरेक्शन भी हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखिए जैसे कि ये जो है, देखिए आप बोलिएगा सर इसको खोलिए, ठीक है, मान लीजिए मुझे इसको खोलना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर कैसे खोलेंगे इसको, चलिए आप बोलेंगे सर इसको घुमाइए इसको, ठीक है। तो चलिए हम घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, घुमा रहे हैं, कहाँ खुल रहा है, ठीक, खुल भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि देखिए फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन फोर्स किधर लगाना है ये नहीं पता इसको खोलने के लिए, ठीक है। तो बोलिएगा सर आप इस तरह से घुमाइए, क्लॉकवाइज में घुमाइए, ठीक है। तो जब इसको हम क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो देखिए खुल गया, देखिए खुल गया, समझे कि नहीं। अब इसको बोलेंगे लगाने के लिए, तो चलो लगाना है इसको, तो आप बोलेंगे सर घुमाइए इसको, ठीक है। तो चलिए हम घुमा रहे हैं, कहाँ लग रहा है, लगवा नहीं कर रहा है, कहाँ लग रहा है। फिर आप बोलिएगा सर इसको ना एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए, यानी कि इसको इधर घुमाइए, तो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, देखिए लग गया ना। तो इस तरह से फोर्स में क्या हुआ, आपका डायरेक्शन हुआ, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हुआ, लेकिन आपका इसमें डायरेक्शन नहीं हुआ, इसमें सिर्फ क्या हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं वेट के बारे में, ठीक। देखिए वेट क्या कह रहा है, कह रहे कि द फोर्स विथ विच एनी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड इट्स वेट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग हिंदी में भार कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, भार कहते हैं, ठीक है ना। देखिए भार क्या होता है, भार एक बल होता है, वह यानी कि वह बल जिस बल से कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है।
यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का सेंटर की ओर, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है ना। तो अर्थ का सेंटर की ओर क्या होती है, कोई भी बॉडी यहाँ पर इस तरह से अट्रैक्ट होती है। तो कोई भी वस्तु अर्थ के केंद्र की ओर आकर्षित होती है जिस बल से, उसी बल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, यानी कि वेट कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है कि इट इज अ वेक्टर, सॉरी, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं क्योंकि वेट होता है डब्ल्यू से, ठीक है। और आगे है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ये आपका इसलिए है क्योंकि ये वेट क्या है, एक फोर्स है। और मैंने आगे ही पढ़ा दिया है कि आपका जो फोर्स होता है ना, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए आपका वेट भी क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर आपसे हम पूछे भाई कि कोई वस्तु को अगर ऊपर से गिरा देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, या ऊपर फेंक देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो गिरेगा, तो किधर गिरेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है, पता है ना, क्योंकि नीचे गिरेगा, तो डायरेक्शन है इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, वेक्टर हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स एक प्रकार का, ठीक है, तो इसका भी जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा आपका, न्यूटन होगा, ठीक है। एम से लिखेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, इट इज गिवन बाय W इक्वल टू mg, यानी कि इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो W बराबर क्या होगा आपका, mg होगा, जहां पे आपका मास m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी है, और यानी कि वस्तु का आपका द्रव्यमान, और g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो g में कन्वर्ट हो गया है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, वो आपका g, मतलब ग्रेविटी, अर्थ के कारण जो आपका ग्रेविटी होगा उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए अर्थ का अपना क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है, और वो क्या करता है, खींचता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके कारण कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वही आपका जी होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, उधर आपका ए था, यहाँ जी था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका बार बार कि आपका मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। तो पहली बात, जब आपका मास और वेट में डिफरेंस पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, एक तरफ मास लिखिएगा, क्या कीजिएगा, एक तरफ मास लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मास लिखा, ठीक है, एक कॉलम बनाइएगा, और एक तरफ क्या कीजिएगा, वेट लिखिएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर पॉइंट लिखिएगा नंबर 1, जैसे कि मास क्या है, तो मास में आपका जो भी डिफिनेशन है आपका वो लिख दीजिएगा पहला पॉइंट में, ठीक है। इधर वेट का जो डिफिनेशन है वो लिख दीजिएगा एक पॉइंट, ठीक है, दोनों का एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जैसे कि मास इज क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, तो मास इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ लिखिएगा सेकंड पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट लिखिएगा कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज क्या होता है आपका, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज आपका हो जाएगा आपका केजी, और उधर क्या हो जाएगा आपका, उधर आपका हो जाएगा वेट, ठीक है। इधर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, मास का फॉर्मूला क्या है, मास का तो कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। उधर आपका वेट का फॉर्मूला हो गया क्या, W बराबर mg, 3 पॉइंट काफी है, ठीक है। इस तरह से अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं ना, तो आपका मार्क्स कभी नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए जब आपका कॉपी चेक होता है ना, तब आपका क्या दिखता है कि आपने साफ साफ लिखा है, इधर मास है, इधर वेट है, हाँ भाई आपको डिफरेंस लिखना है ना, तो आपने मास लिखा है, इधर डिफरेंस कर दिया, दो कर दिया, उधर आपका वेट हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आपका पॉइंट टू पॉइंट चेक होगा कॉपी, बस सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस तरह से मार्क्स बहुत कम कटेगा। लेकिन अगर आप ऐसा एकदम प्रेजेंटेशन की तरह एकदम खिचड़ी बना के लिखिएगा, मास सब लिख दीजिएगा, फिर उसे मिला के लिख दीजिएगा वेट का, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को बहुत दिक्कत होता है, ऐसे में मार्क्स कटने के चांस ज्यादा होता है, ठीक है ना। ऐसा लिखिएगा तो मार्क्स कभी नहीं कटता है। जब भी आपका कोई भी डिफरेंस पूछेगा तो हमेशा आप इस तरह से कॉलम बना के ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया, तो मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है वो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब ये आपका टॉपिक जो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए न्यूटन ने आपका क्या है, मोशन मोशन का आपका 3 लॉ दिया था, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लॉ सबसे पहले क्या देख रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल बी एट रेस्ट फॉरएवर, और व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल बी इन मोशन फॉरएवर until or unless no external force apply on the body, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा ऐसा, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु आपका विराम अवस्था में रहेगा तो वो विराम में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी, ठीक है। कब तक ऐसा होगा, जब तक उसमें कोई आपका बाहरी बल ना लगे, तो उससे हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, यानी कि न्यूटन का पहला गति नियम कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि आपका कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में कैसे रहेगा, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन समझिए इसका। जैसे कि आपका कोई मान लीजिए कोई बस है, ठीक है। आप बस है, मान लीजिए आप बस आपका रुका हुआ है, ठीक है। तो जब आपका बस रुका हुआ रहता है, ठीक है, और बस अचानक से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आप क्या होता है कि पीछे की तरफ आप झटका लगता है आपको, यानी कि पीछे की ओर आप गिर जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्यों होता है ऐसा, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका ये बस है, ये क्या है आपका बस है, और यहाँ पर आप है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आप है, ये मान लीजिए आप है, ठीक है। और बस मान लीजिए इस तरह से आगे की ओर मूव करेगी, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है आपका, अभी जो बस है आपका वो क्या है, रेस्ट में है,
अभी आप भी रेस्ट में, ठीक है, अगर आप खड़े हैं तो आप भी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। चलिए, अब ये बस क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी आगे की ओर, ठीक है। तो जैसे ही बस आगे की ओर मूव करेगी तो बस अचानक से किस में आ जाएगी, अगर बस अचानक से स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब थोड़ा सा ऐसा, मतलब थोड़ा जैसे ही थोड़ा जल्दी अचानक से स्टार्ट हो जाएगी ना तो झटका लगेगा, ठीक है। अगर ये बस आगे की ओर मूव करेगी, ठीक है, तो जब ये आगे की ओर मूव करेगी तो ये बस मोशन में आ जाएगी, बस क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या थे, आप रेस्ट में थे, ठीक है ना। आप पहले क्या थे, रेस्ट में थे। और आपका जो बॉडी का जो नीचे का पोजीशन है, अगर नीचे बैठे हैं, मतलब आप उस सीट में बैठे हैं चाहे तो आप खड़े हैं, ठीक है। अगर आप बैठे हैं तो आपका जो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वो गाड़ी से क्या है, आपका अटैच है, यानी कि गाड़ी से आपका कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो गाड़ी जब मोशन में आएगा बस, तो आपका जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है, जो लोअर पार्ट है ना, वो भी आपका मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और लोअर पार्ट जब आपका मोशन में रहेगा तो आपका जो लोअर पार्ट है ना, वो क्या होगा, आपका गाड़ी के साथ आपका आगे चला जाएगा। लेकिन आपका बॉडी का जो अपर पार्ट है ना, वो कहाँ जाएगा, वो चाहेगा कि भाई हम रेस्ट में थे तो हम रेस्ट में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट आपका चला जाएगा इस तरफ, ठीक है, आगे चला जाएगा, लेकिन आपका अपर पार्ट आपका वहीं पे रहेगा। और इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हम पीछे की ओर गिर गए, ठीक है। लेकिन आपका होता क्या है एक्चुअली में, लोअर पार्ट आपका आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ यहाँ पर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर फॉलो हुआ कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब मान लीजिए कोई बस चल रही है, ठीक है। ये बस क्या कर रही है, मान लीजिए ये चल रही है, ठीक है, और ये अचानक से रुक गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, ब्रेक मार देगा, ठीक है। तो देखिए जब आपका बस अचानक से ब्रेक मार देगा ना, तो क्या होगा कि आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्या होते हैं आप इस तरह से आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि जब आपका बॉडी, यानी कि जब आपका बस क्या है, मोशन में है, तो जब बस मोशन में है तो आपका बॉडी क्या है, बॉडी भी आपका मोशन में है, ठीक है ना, पूरा बॉडी आपका मोशन में है, ठीक है। अब जैसे ही बस अचानक से रेस्ट में आ जाएगा तो आपको बॉडी का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट वो क्या आ गया, आपका रेस्ट में आ गया। तो जब आपका लोअर पार्ट जब रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, वो रुक गया, लेकिन आपका बॉडी पहले क्या था, मोशन में था, तो बॉडी क्या चाहेगा कि भाई हम मोशन में थे तो हम मोशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा न्यूटन ने बोला है, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला था ऐसा, फिर ये क्या करेगा, अपना मोशन में रहेगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, वो चाहेगा कि हम जाते रहेंगे, ठीक है। ऐसा करके वो आगे की ओर चल जाता है और आपका बॉडी, मतलब आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, समझ में आ गया ना। इसीलिए क्या होता है कि देखिए कोई बस उसमें, ठीक है, या कोई बड़ा गाड़ी का जो ऊपर में हुड में क्या होता है कि सामान जो भी रहता है, जैसे कि कोई बक्सा वक्सा हो गया ना, उसको बांध के रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि वो गिरे ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसको पता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और क्या, कोई अगर बॉल है, ठीक है ना, कोई बॉल अगर कोई ग्राउंड में फेंक देंगे तो वो क्या होगी, वो गुड़कती रहेगी, ठीक है, मतलब वो जाती रहेगी, ठीक है। ऐसा न्यूटन ने बोला था, ठीक है। मतलब अगर कोई बॉडी में मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ कि नहीं आ रहा है, बॉल को लुढ़का दी तो लुढ़कते रहेगा, लेकिन रुक जाती है, ठीक है। रुकती इसीलिए है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है उसमें, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना। चैप्टर है क्लास 9 में ही है फ्रिक्शन आपका, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इससे जो पहले था आपका मौसम में शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा फ्रिक्शन के बारे में, या क्लास 8 में आपका बोल का पढ़ा होगा फ्रिक्शन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी आपका मूव करेगी ना किसी भी बॉडी में, तो क्या करेगी, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगती है। तो उसी फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, अगर किसी बॉल को हम ग्राउंड में फेंक देंगे, यानी कि लुढ़का देंगे, तो कुछ देर के बाद रुक जाएगी, ठीक है। कोई आपका मान लीजिए प्लेन रोड है, और कोई प्लेन रोड में कोई गाड़ी को चला दिया जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एगो स्पीड पकड़ा दिए, ठीक है ना, तो उसी स्पीड से वो चलता रहेगा, अगर फ्रिक्शन ना रहे तो। अगर आपका रोड में फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना रहे ना, तो वो गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है। ब्रेक मारेंगे तो भी वो ब्रेक काम नहीं करेगी, वो गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप गाड़ी को हम डाउन में से गुड़का देते हैं तो फिर भी कुछ देर के बाद ऐसा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये आपका रोड का फ्रिक्शन जो लगता है उसकी वजह से स्लो होता है। अगर रोड का फ्रिक्शन डाउन डाउन कर दिया जाए, एकदम लो कर दिया जाए, जीरो, तो आपका गाड़ी चलते रहेगी। एक बार जो स्पीड पकड़ लिया उसी स्पीड में जाती रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक को काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। चलिए और क्या क्या एग्जांपल समझते हैं। अब मान लीजिए कोई भी चीज आपका रुका हुआ है, जैसे कि आपका पेड़ रुका हुआ है, ठीक है, तो क्या रहता है, रुका हुआ ही रहता है, ठीक है। वो मौसम में आता है क्या, नहीं, जब तक उसमें कोई बाहर फोर्स ना लगाएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ये मार्कर, ठीक है। अभी ये मार्कर को यहाँ रख दिए हैं, न्यूटन ने क्या बोला था कि कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, चलिए इसको हम पकड़ के रखें, अभी क्या है, रेस्ट में है, क्या ये मोशन में आ जाएगा, हाँ? अपने आप तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा इसमें, कब तक नहीं आएगा, जब तक इसमें हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसे करके हम इसको पकड़ के रखेंगे, 1 घंटा तो धर के रखेंगे, तो 1 घंटा तक क्या उड़ जाएगा यहाँ से, 1 घंटा बाद ये बोलेगा कोई चलो भाई हम थक गए यहाँ से, अब चल जाएंगे, या इसको पानी पे से लग जाएगा। यानी कि जब तक ये इसको कोई फोर्स नहीं लगाएगा बाहर से, ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी मतलब पोजीशन चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसको हम देखिए फोर्स लगा रहे हैं तो चेंज हो गया, उधर चला गया, अब खींचेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जब तक फोर्स लगाएंगे बाहर से तभी कुछ उसमें होगा, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल समझते हैं।
जैसे कि आपका देखिए पेड़, ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है कि जब आप किसी पेड़ को हिलाते हैं, ठीक है, तो डाली को हिलाते हैं तो पत्ते जो है ना नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, वो किस तरह कैसे होती है वो, तो वो भी आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कारण होता है। किसके कारण होता है? आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण। न्यूटन के पहला नियम के कारण क्या होती है, जब पेड़ के डालियों को हिला जाती है तो उसकी पत्ती क्या होती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब आप डाली को हिलाते हैं, ठीक है, तो डाली को जब आप हिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका मान लीजिए ये पत्ता है, ये क्या है आपका पत्ता है और ये डाली है, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप डाली को हिलाते हैं तो जब इसको हिलाएंगे, मान लीजिए इसको हम हिला रहे हैं, इसको उधर कर दिए, ठीक है, तो उसको उधर कर देंगे और ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। देखिए अब ये तो पहले रेस्ट में था, ये चाहेगा कि हम रेस्ट में रहेंगे, ठीक है। तो जब आप डाली को मान लीजिए उधर हिला के चला गया उधर डाली, तो ये क्या हो गया ना, इससे डी अटैच हो गया, वो छुट यानी कि अलग हो गया, वो चला गया उस तरफ डाली, लेकिन ये चाहेगा कि हम तो यहीं पे रहेंगे भाई, ठीक है, तो ये यहीं पे रहेगा। और बाद में क्या होता है, जब ये अलग हो जाएगा तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिर जाता है, ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। तो बोलेंगे कि व्हेन वी सैक द ट्री branch of the tree, then the then the leaves fall down because due to first law of motion, ठीक है। यानी कि the branch come in the motion but the leaves want to present in the rest, so when it detach then after the gravitation it fall down on the earth, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया ना, ठीक है ना। और एक आपका एग्जांपल आता है, एग्जांपल ये क्वेश्चन आपका आते रहता है बार बार कि जब आप किसी स्टिक से किसी कारपेट को बीट करते हैं, ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल होती है ना वो आपको उससे बाहर आ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई आपका कारपेट है वो रेस्ट में है, ठीक है, कोई आपका कारपेट है, कोई कंबल है, मान लीजिए वो रेस्ट में है, ठीक है। अब आप उसको किसी स्टिक से बीट कर रहे हैं, तो जब बीट करेंगे देखिए ऐसे बीट करेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे मोशन में चला गया, ठीक है, तो मोशन में चला गया, लेकिन स्टिक जो उसमें पार्टिकल्स है, जो भी आपका डस्ट पार्टिकल है वो तो पहले पहले यहाँ पर था, वो चाहेगा कि हम वहीं पे रहेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि कारपेट चला जाएगा उस तरफ और पार्टिकल वहीं पे रहेगा, और ग्रेविटी के कारण क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। इस तरह से क्या होती है, पार्टिकल अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है, संवेग क्या होता है आपको अभी पहले पहले पढ़ा दिए, ठीक है। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगने वाली बल के समानुपाती होती है, यानी कि किसी भी वस्तु में संवेग कितना होगा तो संवेग उतना ही होगा जितना कि उस वस्तु में क्या लगेगा, बल लगेगा। यानी कि जितना आप फोर्स लगाइएगा उतना ही क्या होगा आपका उसमें संवेग निकलेगा, यानी कि आपका मोमेंटम निकलेगा, ठीक है। आपको पहले हम बता दिए मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मोमेंटम, ठीक है, पढ़ लिए पहले आप। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस तरह का साइन यूज करते हैं, ठीक है ना, और ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है। तो क्या है कि आगे इसको लिख सकते हैं, देखिए चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गाड़ी है वो 5 का स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में 10 हो गया, चेंज कितना हुआ, तो बोलेंगे ना कि भाई 5 का चेंज हो गया क्योंकि 5 बढ़ गया इसमें। तो कैसे निकाले, तो 10 माइनस 5 किए तो पता चल गया कि वहाँ 5 का चेंज हुआ। तो वैसे ही जैसे कि आपका मान लीजिए आपका मोमेंटम है, तो मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम पहला P1 था और बाद में आपका P2 हो गया, ठीक है। मोमेंटम पहला का जो मोमेंटम था उसको P1 मानेंगे क्योंकि दोनों ही मोमेंटम है, तो P माने मोमेंटम, ये पहला मोमेंटम P1 हो गया, दूसरा मोमेंटम P2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें चेंज कितना होगा, अगर ये पता लगाना है तो इसको क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो P2 माइनस P1 क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, ठीक है ना, ये चेंज हो गया। मोमेंटम था तो इसलिए P2 माइनस P1 किए। अब रेट बोला है, रेट जब भी बोलेगा कोई चीज तो उसको हम लोग टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। रेट बोलने से क्या करता है, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो इसको टाइम से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है आपका, और फोर्स के लिए आपका क्या आता है, आपका एफ आता है, ठीक है। एफ माने फोर्स हो गया, और इसको घुमा के इसको ऐसा लिख सकते हैं घुमा के, यानी कि ये वाला पार्ट को पूरा उधर कर दिए और फोर्स को इस तरफ ले आए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका 2x बराबर 3 होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2x बराबर 3 है, तो इसको 3 बराबर 2x लिख सकते हैं ना, इस तरह से घुमा के, तो वही चीज यहाँ पर की है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। चलिए उसके बाद क्या देखिए आगे, आप देखिए एफ प्रोपोर्शनल, अब पी माने क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। पिछले आपको तरफ आपको पढ़ा दिए कि मोमेंटम का जो आपका फॉर्मूला होता है वो पी बराबर होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि पी बराबर क्या होता है, एम वी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम चेंज कर रहे हैं, तो मोमेंटम जब चेंज करेंगे तो बॉडी का जो वेलोसिटी है ना वो भी चेंज होगा। तो मान लीजिए आपका पहले का जो वेलोसिटी था, तो आपको पता है कि जो आपका पहले का वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी, उसको यू बोलते हैं, और जो बाद में आपका वेलोसिटी आता है ना उसको फाइनल वेलोसिटी, उसको वी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये P2 यानी कि आपका फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम के लिए देखिए बॉडी तो आपका वही है, ठीक है ना, बॉडी आपका वही है, इसीलिए एम यूज किए मास के लिए, ठीक है। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हो गया, और ये क्या है, फाइनल है, तो फाइनल के लिए वेलोसिटी भी यूज करेंगे तो एम भी हो गया, माइनस
फिर मास इंटू वेलोसिटी, तो मास के लिए m हो गया क्योंकि वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ पर 1 है, p1 माने इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए हम लोग वेलोसिटी जो यूज करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे, तो इस तरह से mu हो गया, यानी कि mv माइनस mu और बाय पहले से था आपका t, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, दोनों में आपका m कॉमन जा रहा है, यानी कि m आपका क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप m कॉमन लीजिएगा तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू बाई टी, क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब देखिए v माइनस यू बाई टी जो है ना, ये किसी का फॉर्मूला होता है, याद है आपको, मोशन चैप्टर 1 पढ़ा होगा आपको, ठीक है। a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब m प्रोपोर्शनल हो गया v माइनस यू बाई टी की जगह पर पूरा e लिख दिए, और m प्रोपोर्शनल हो गया ma। अब हम लिख सकते हैं वेर, फिर लिख सकते हैं m इक्वल टू के एम ए। ये जो आपका प्रोपोर्शनल का जो साइड है ना, इसको हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट का यूज करते हैं, और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट का यूज करते हैं वो हम के लगाते हैं, या लिख दिए कि वेर के इज ए कांस्टेंट एंड वी टेक के इक्वल टू 1, यानी कि क्या है आपका कांस्टेंट है और के का मान कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, इसीलिए यहाँ पर के इक्वल टू एम ए आ गया, ठीक है। के इक्वल टू क्या हो गया, एम ए आ गया। थोड़ा कुछ चीज आपको बता दे रहे हैं आखिर ये कांस्टेंट का मतलब होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए के निकालते हैं, तो के इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई एम ए, एफ बाई एम ए है, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आपका एफ कितना है, मान लीजिए 10 न्यूटन, कितना जो न्यूटन है 10 न्यूटन, ठीक है। मास कितना है, मान लीजिए 5 केजी, एक्सेशन कितना है, मान लीजिए 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5/10 करके कितना आया, 1 आया, जस्ट एग्जाम्पल, कितना आया, 1 आया, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 10 की जगह पर 20 कर दे रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 20 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम 20 कर देते हैं, मतलब इसको फोर्स को, ठीक है, और मास है मान लीजिए आपका 4 केजी, मास कितना है आपका, मास है आपका 4 केजी, ठीक है। तो पता है उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, उसमें एक्सेलरेशन 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा, ताकि 20/20 होके कट करके एक आएगा। मतलब ये हुआ कि फोर्स को और मास इंटू एक्सेलरेशन को अगर डिवाइड किया गया ना, तो हर बार क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और इस बार जो कांस्टेंट आया ना, इसमें हमेशा एक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से कांस्टेंट जो है बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और इस टाइप से जो फोर्स का फॉर्मूला निकला F इक्वल टू एम ए निकला, और इससे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पहले ही यानी कि जब फोर्स का आपको डिफिनेशन बताएं तभी आपको इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, ठीक है। ये उतना भी हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस आपको देखना है कि आपका एम यानी कि मास और एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है कि नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको पहले से मास दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए, ठीक है। फिर आपका यू दिया हुआ रहेगा, भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद भी रहेगा, और भी दिया हुआ रहेगा, उसके बाद ए आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, टी दिया हुआ रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो आपका देखिए मास गिवन है, ठीक है, यू गिवन है, वी गिवन है, टी गिवन है, और बोल देगा भाई आपको फोर्स निकालना है, तो एफ बराबर तब हम लोग तो एम ए होता है, तो एम ए तो है ही नहीं, यहाँ पर एम दिया हुआ लेकिन ए नहीं दिया हुआ है, तो ए के लिए आपका वी यू टी दिया हुआ रहेगा, तो वी माइनस यू बाई टी करके बनाएंगे, ठीक है। और किसी और वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ मोशन में क्या बोलता है, थर्ड लॉ मोशन में ये बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इट इज कॉल्ड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। इसका जो फॉर्मूला है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट है, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम पहला ऑब्जेक्ट है F1, फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये बोर्ड है आपका, ठीक है ना। तो हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, उतना ही फोर्स F21 लग रहा है। मतलब ये हुआ कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है F2 माने दूसरा ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो भी लग रहा है, मेरे ऊपर लग रहा है, यानी कि हम पहला ऑब्जेक्ट है तो मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु में फोर्स लगाते हैं ना, तो वो वस्तु भी क्या करती है, हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, और ये दोनों फोर्स ना आपस में इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन माइनस साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, ये अपोजिट होगा, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये आपका क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। देखिए जब आप चलते हैं ग्राउंड में, ठीक है, जब आप रोड में चलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, आप चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। देखिए ये आपका पैर है, ठीक है। तो जब आप चलते हैं तो आप पैर से क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हैं। आप क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हैं, और जिसकी वजह से ग्राउंड आपको आगे की ओर धकेलती है और आप आगे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। देखिएगा कोई भी चक्का आपका गाड़ी का जब घूमता है, तो जब चक्का घूमेगा ना तो वो पीछे की तरफ घूमता है, ऐसे पीछे पीछे फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे चक्का ऐसे घूम रहा है, ठीक है,
और ऐसे पीछे फोर्स लगाएगा। जब चक्का पीछे फोर्स लगाएगा ऐसा करके, तो गाड़ी ऐसा करके आगे बढ़ती है। समझ में आ गया ना? जब आप किसी नाव से कूदते हैं, जैसे कोई नाव है, ठीक है, नदी में गए, नाव नदी के किनारे, ठीक है, अब नाव से कूदेंगे, ठीक है, तो जब आप नाव से कूदिएगा तो देखिएगा कि जो नाव है ना आपका, वो क्या होगा, पीछे की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो नाव क्या हो जाएगा, आप पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि आपने क्या किया, नाव को पीछे फोर्स लगाया, ठीक है। जब आपने नाव को पीछे फोर्स लगाया तो नाव ने क्या किया, आपको आगे फोर्स लगाया और इसकी वजह से आप आगे चला गए, ठीक है। देखिए जब आप जैसे कि पानी में तैर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो जब हम तैरते हैं पानी में तो क्या होता है कि इस तरह से जब हम तैर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पानी को पीछे फोर्स लगाते हैं। जब हम पानी को पीछे फोर्स लगाते हैं तो पानी क्या करती है, वो हमको आगे फोर्स लगाती है और इसकी वजह से हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका न्यूटन का थर्ड लॉ क्या करता है, हर एक जगह आपका काम करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको न्यूटन का सारा लॉ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी जगह पर अगर आपको कहीं पर डाउट हुआ है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यानी कि आपका द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि इन द कॉलिजन ऑफ टू बॉडी द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब भी बॉडी आपका आपस में कोई दो बॉडी आपस में टकराती है, यानी कि कॉलिजन होती है। कॉलिजन का मतलब कि आपस में क्या करेगी, टकराएगी। तो जब भी दो वस्तु आपकी क्या करेगी, आपस में टकराएगी, तो आपका टकराने के पहले का जो टोटल मोमेंटम होगा, ठीक है, टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का जो टोटल मोमेंटम होगा ना, वो दोनों मोमेंटम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि मोमेंटम कॉलिजन के पहले का और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम वो क्या होगा, आपका बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। यानी कि जब कोई वस्तु आपस में या जब कोई दो वस्तु आपस में क्या करती है, टकराती है, तो टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इसे हम द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ समझते हैं क्या है कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर m1 एक पहला ऑब्जेक्ट है और m2 एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि पहला वस्तु दूसरा वस्तु। ये जो m1 है आपका, मान लीजिए आपका u1 का वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो m2 है यानी कि दूसरा वस्तु, ये आपका u2 का वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों आपस में कॉलिजन हुआ, ठीक है। कॉलिजन होने का रीजन क्या है, कॉलिजन होने का यहाँ पर रीजन ये है कि जो u1 है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है u2, माने u1 का जो वेलोसिटी है वो u2 से ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, कॉलिजन हो गया, ठीक है। मतलब अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो ई जाके इसको ठोक देगा ना, जाके इसको, तो वही हो गया, इसको ठोक दिया, यहाँ पे कॉलिजन हो गया, ठीक है। यानी कि जैसे कोई गोली खेलता है, ठीक है, तो गोली खेल रहा है तो जैसे वहाँ पे तो गोली पहले से रखा हुआ है और हमने क्या किया, यहाँ से गोली से मार दिया उसको, ठोक दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलिजन हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे कॉलिजन हो गया। तो जब यहाँ पर कॉलिजन होगा, एक गोली से उसको हम ठोके हैं, ठीक है, तो अगला गोली क्या होगा, वो उधर चला जाएगा, होगा ना ऐसा। तो जब इसने ठोका M1 ने M2 को, तो M2 चला गया उधर, आगे निकल गया, ठीक है, M2 पीछे हो गया। मतलब ये हुआ कि इसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, V2 हो गया। और ये V1 इसका वेलोसिटी मान लीजिए V1 हो गया, माने पहले U1 था, ये V1 हो गया, ये U2 था, ये V2 हो गया, ठीक है ना। ये इसका वेलोसिटी भी चेंज कर दिया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये तो आपका दैट इज कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये है आपका टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम और ये टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम, वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करना है, इसको प्रूव भी करना होगा, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अभी भी आपने पढ़ा है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो आपका क्या है, F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। ऐसा न्यूटन ने ऐसा बोला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर F का फॉर्मूला लगाते हैं, तो F बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि F का जो फॉर्मूला होता है, F का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस F इज इक्वल टू मास इनटू m, ये होता है आपका F बराबर ma होता है, तो उसी को यूज करेंगे F का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला का है, ठीक है, मतलब पहला ऑब्जेक्ट के लिए, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो m इनटू a, ma होगा ऐसा, ठीक है। अब ये पहला ऑब्जेक्ट का है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इक्वल टू माइनस, यहाँ पर भी F इक्वल टू ma होता है, तो ma लगाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए है तो यहाँ पर m2 यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि F2 है, दूसरा ऑब्जेक्ट का है ये, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अब एक ये तो हो गया आपका F इक्वल टू, अब A इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि V माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो फिर इसको यूज करेंगे A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो जो M1 है ये आपका M1 रहेगा और A के जगह पे आपका V माइनस यू बाई टी रहेगा, ठीक है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट का है, पहला ऑब्जेक्ट का है। तो पहला ऑब्जेक्ट का है तो यहाँ पर भी A1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी हम A2 लिख दे रहे हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। A1 है तो भाई पहला ऑब्जेक्ट का है, तो पहला ऑब्जेक्ट के लिए आपका V कितना है, तो पहला ऑब्जेक्ट के लिए आपका V है V1, क्या है आपका V1, और माइनस U कितना है आपका U कितना है पहला ऑब्जेक्ट के लिए आपका U1, ठीक है ना, इस तरह से, और बाय टी तो सेम रहेगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस M2 इंटू A2, फिर इक्वल टू V माइनस U बाई टी। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए V कितना है, तो V ये वाला दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए है,
या दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए V2 है, V2 और माइनस U कितना है, सेकंड बॉडी के लिए U आपका है U2, तो यहाँ पर हो गया U2 और बाय T, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अच्छा T तो कट जाएगा दोनों तरफ से, T कट गया, ठीक है, T खत्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू माइनस M2 से गुना करेंगे V2 को, तो M2 V2 माइनस माइनस प्लस हो गया और M2 U2 हो जाएगा, M2 U2, ठीक है। ये ऐसे हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, जैसे कि ये M1 V1 है, ठीक है, तो M1 V1, ठीक है, उसके बाद इसको ले आते हैं, ठीक है, प्लस M2 V2, इसको लेके आ गए तो माइनस का इधर प्लस आ गया इक्वल टू इस वाले पार्ट को माइनस M1 U1, इसको इधर लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा M1 U1 और प्लस पहले से था यहाँ पर क्या M2 U2, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा घुमा के लिख दें पूरे पार्ट को, पूरा इसको इधर लेके आते हैं और ये वाला पार्ट को पूरा को उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब इसको पूरा यहाँ ले आते हैं तो ये फाइनली ये आएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, जब इसको ले जाएंगे उधर तो ये हो जाएगा आपका M1 V1 और प्लस M2 V2, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब इससे क्या होती है ना, आपके बहुत सारे आपका क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोई आपका बॉडी है, मान लीजिए आपका दो बॉडी है, ठीक है, पहला बॉडी का मास आपका दिया भरेगा कि भाई इतना है, इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ देर के बाद दोनों का आपस में कोलिजन हो गया और कोलिजन होने के बाद आपका जो दूसरा बॉडी है उसका वेलोसिटी इतना हो गया, तो बताइए पहला बॉडी का कितना होगा। या तो आपका बोलेगा कि दूसरा बॉडी का वेलोसिटी इतना है, आपको प्रूव करना है कि कंजर्वेशन मोमेंटम को ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको यू बी सी सब कुछ आपको ये कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई आपका पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका मान लीजिए मास 5 kg है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास मान लीजिए 10 kg है, ठीक है। जो पहला आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहला आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका कुछ वेलोसिटी से मान लीजिए आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो ये मूव कर रहा है ये 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव कर रहा है और ये जो आपका है ये मूव कर रहा है V1, मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका वेलोसिटी बाद में कोलिजन के बाद V1 हो गया मान लीजिए आपका 20 मीटर पर सेकेंड और V2 हो गया आपका, जस्ट एग्जांपल, ठीक है ना, V2 हो गया आपका मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली ऐसे एकदम रियल में नहीं होगा, ठीक है, ये आपका एक्यूरेट डेटा नहीं है आपका, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है कि आपका कंजर्वेशन ऑफ मोशन को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए ये डेटा सही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका सही डेटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इस फॉर्म में पुट करेंगे M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा दोनों तरफ सेम आएगा, यानी कि जो LHS जो आएगा ना इस तरफ आपका वो आएगा आपका इक्वल आएगा RHS, क्या आएगा, दोनों तरफ सेम आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इसको आप प्रूव मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये सही डेटा नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। और क्वेश्चन कैसा होगा आपका, क्वेश्चन आप कैसे दिया हुआ रहेगा कि जैसे कि कोई बॉडी है आपका 5 kg है और फिर दूसरा बॉडी है आपका 10 kg है। पहला बॉडी मान लीजिए आपका यू 10 का स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए 20 का स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो गया, आपका कोलिजन हो गया। अब कोलिजन होने के बाद जो पहला बॉडी है उसका वेलोसिटी आपका हो गया आपका मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, तो बताइए कि जो आपका दूसरा बॉडी है वो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को चीज है, ठीक है। 8 को चीज कहाँ से हुआ, M1 इधर M1 एक गो चीज हुआ, M2 दो गो चीज हुआ, U1 एगो 3 गो हुआ, U2 4 गो, V1 5 गो, V2 6 गो चीज यहाँ पर है, ठीक है। 6 गो में से आपका कोई भी 5 गो दिया हुआ रहेगा तो आपका छठा निकल जाएगा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए इसको बांट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे तो इसको अगर बांट कर देगा तो फिर इसको आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो बस इसको यूज करके बना लेना, ठीक है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए आपको, ठीक है, कि इससे जो है न्यूमेरिकल किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अगर चाहिए, इसका सारा जितना भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, उसके लिए मैं आपको जो वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब कंजर्वेशन मोमेंटम का यूज देखिए कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए इसका एप्लीकेशन है रॉकेट को उड़ाने के लिए, जहाँ पर रॉकेट उड़ता है ना तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, ठीक है ना, फॉलो होता है वहाँ पे, ठीक है। देखिए ये आपका रॉकेट है, ठीक है, ये आपका रॉकेट क्या हो रहा है, यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो जब आपका रॉकेट यहाँ पर मूव करेगा तो बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर ना फ्यूल को बर्न किया जाता है, ठीक है। और एक चीज बता दें आपको हम कि रॉकेट में जो आपका फ्यूल होता है यूज, वो आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ऐसे बाइक में हम पेट्रोल यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका रॉकेट होता है ना उसमें हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब इसमें आपका हाइड्रोजन गैस को जब इसमें बर्न करते हैं, यानी कि जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या क्या देती है, हीट देती है, ठीक है। यानी कि इस तरह से हीट देगी और वो हीट एनर्जी जो निकलेगी आपका पूरा हाई प्रेशर के साथ वो नीचे
नीचे प्रेशर मारेगी, किधर प्रेशर मारेगी ये नीचे की तरफ, ठीक है। पूरा आग निकलेगा एकदम पूरा ज्वाला जैसा निकलेगा और वो तुम नीचे क्या करेगा प्रेशर मारेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर क्या होगा कोलिजन होगा, टकराएगा, ठीक है। जब यहाँ पर दोनों के बीच में कोलिजन होगा यानी कि जब ये प्रेशर नीचे मारेगा तो प्रेशर नीचे मारने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो फोर्स लगेगा ना वो पूरा एकदम ऊपर निकलेगा, ठीक है। और इस वजह से क्या है कि जितना प्रेशर से वो नीचे फोर्स लगाएगा ना उतना प्रेशर से पूरा एकदम ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इस तरह से रॉकेट को उड़ाया जाता है, ठीक है। अब नीचे का जितना मोमेंटम होगा यानी कि जितना कोलिजन किया नीचे उतना ही मोमेंटम से क्या करेगा वो ऊपर उड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से क्या करती है आपका ये आपका काम करती है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई बंदूक हो गया, जब भी किसी बंदूक को फायरिंग करते हैं किसी गन को, तो क्या है कि जब बुलेट जब निकलता है ना तो गन को वो पीछे की ओर क्या करती है थोड़ा सा रिकॉइल होता है, यानी कि ऐसा अगर मान लीजिए बंदूक चला रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर जैसे ही आपका गोली निकलेगा बुलेट निकलेगा तो उस टाइम क्या है कि आपका जो गन है ना वो पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना ही आपका मोमेंटम से आपका यानी कि आपका बुलेट गया आगे, ठीक है, उतना ही मोमेंटम से जो आपका गन है ना वो क्या करेगी पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, ठीक है। तो ये था कुछ आपका न्यूटन क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन, ठीक है। तो बताइए भैया आपको टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर डाउट हुआ तो कमेंट कीजिए सेक्शन में जाकर के, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है तो ठीक है, और भी किसी टॉपिक को लेकर के वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपके उसके लिए वीडियो बना के ला दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना भी दोस्त है सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और भाई अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तो आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।